सांझ पड़े घर आना। अब सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने उस पर कई झूठे इल्जाम लगाए जिनसे उसका बच पाना संभव नहीं था। उसकी मेरे ऑफिस में नई नई नियुक्ति हुई थी। हमारी कंपनी का हेड ऑफिस बेंगलुरु में था और मैं यहाँ की ब्रांच मैनेजर थी। ऑफिस में कोई और केबिन खाली नहीं था, इसीलिए मैंने उसे अपने कमरे के बाहर वाले केबिन में जगह दे दी। उसका नाम नीलिमा था क्योंकि उसका केबिन मेरे केबिन के बिल्कुल बाहर था, इसीलिए मैं उसे आते जाते देख सकती थी। मैं जब भी अपने ऑफिस में आती उसे हमेशा फाइलों या कंप्यूटर में उलझा पाती। उसका ऑफिस में सबसे पहले पहुंचना और देर तक काम करते रहना मुझे और भी हैरान करने लगा। एक दिन मेरे पूछने पर उसने बताया कि पति और बेटा जल्दी चले जाते हैं, इसीलिए वह भी जल्दी चली आती हैं। फिर सुबह सुबह ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं रहता। वह रिजर्व तो नहीं थी पर मिलनसार भी नहीं थी। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो आंखों को बांध लेते हैं। उसका मेकअप भी एकदम नापा तुला होता। वह अधिकतर गोल गले की कुर्ती ही पहनती, कानों में छोटे बूंदे, मैचिंग बिंदी और नाम मात्र का सिंदूर लगाती। इधर मैं कंपनी की ब्रांच मैनेजर होने के नाते स्वयं के प्रति बहुत ही संजीदा थी। दिन में जब तक 3-4 बार वॉशरूम में जाकर स्वयं को देख नहीं लेती, मुझे चैन ही नहीं पड़ता। परंतु उसकी सादगी के सामने मेरा सारा वजूद कभी-कभी फीका सा पड़ने लगता। लंच ब्रेक में मैंने अक्सर उसे चाय के साथ ब्रेड बटर या और कोई हल्का नाश्ता करते पाया। एक दिन मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, हम लोग नाश्ता इतना हैवी कर लेते हैं कि लंच की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, पर कभी-कभी मैं लंच भी करती हूँ। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वैसे भी मेरे पति उमेश और बेटे मयंक को तरह तरह के व्यंजन खाने पसंद हैं। वाह कहकर मैंने उसे बैठने का इशारा किया। फिर कभी हमें भी तो खिलाइए कुछ नया। इसी बीच मेरा फोन बज उठा तो मैं अपने केबिन में आ गई। एक दिन वह सचमुच बड़ा सा टिफिन लेकर आ गई। भरवा, कचौड़ी, आलू की सब्जी और बूंदी का रायता। न केवल मेरे लिए बल्कि सारे स्टाफ के लिए। इतना कुछ देखकर मैंने कहा, लगता है कल शाम से ही इसकी तैयारी में लग गई हो। वह मुस्कुराने लगी, फिर बोली, मुझे खाना बनाने और खिलाने का बहुत शौक है। यहाँ तक कि हमारी कॉलोनी में कोई भी पार्टी होती है तो सारी डिशेज मैं ही बनाती हूँ। नीलिमा को हमारी कंपनी में काम करते हुए 6 महीने हो गए थे। न कभी वह लेट हुई और न जाने की जल्दी करती। घर से तरह तरह का खाना या नाश्ता लाने का सिलसिला भी निरंतर चलता रहा। कई बार मैंने उसे ऑफिस के बाद भी काम करते देखा, यहाँ तक कि वह अपने अधीन काम करने वालों की मीटिंग भी शाम 6 बजे के बाद ही करती। उसका मानना था कि ऑफिस के बाद मन भी थोड़ा शांत रहता है और बाहर से फोन भी नहीं आते। एक दिन मैंने उसे दोपहर के बाद अपने केबिन में बुलाया। मेरे लिए फुर्सत से बात करने का समय दोपहर के बाद ही होता था। सुबह मैं सबको काम बांट देती थी। हमारी कंपनी बाहर से प्लास्टिक के खिलौने आयात करती और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेज देती थी।
हमारी ब्रांच का काम ऑर्डर लेकर हेड ऑफिस को भेजने तक ही सीमित था। नीलिमा ने बड़ी शालीनता से मेरे केबिन का दरवाजा खटखटा भीतर आने की इजाज़त मांगी। मैं कुछ पुरानी फाइलें देख रही थी। उसे बुलाया और सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैंने फाइलें बंद की और चपरासी को बुलाकर किसी के अंदर न आने की हिदायत दे दी। नीलिमा, आपको हमारे यहाँ काम करते हुए 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। कंपनी के नियमानुसार आपका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो चुका है। यहाँ आपको कोई परेशानी तो नहीं? काम तो आपने ठीक से समझ ही लिया है। स्टाफ से किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो बताओ। मैम, न मुझे यहाँ कोई परेशानी है और न ही किसी से कोई शिकायत। यदि आपको मेरे व्यवहार में कोई कमी लगे तो बता दीजिए। मैं खुद को सुधार लूँगी। मैं आपके जितना पढ़ी लिखी तो नहीं, पर इतना ज़रूर विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने काम के प्रति समर्पित रहूँगी। यदि पिछली कंपनी बंद न हुई होती तो पूरे 10 साल एक ही कंपनी में काम करते हो जाते। कहकर वह खामोश हो गई। उसकी बातों में बड़ा ठहराव और विनम्रता थी। जो भी हो, तुम्हें अपने परिवार की भी सपोर्ट है, तभी तो मन लगाकर काम कर सकती हो। ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। मैंने थोड़े रुआसे स्वर में कहा। वह मुझे देखती रही जैसे चेहरे के भाव पढ़ रही हो। मैंने बात बदल कर कहा, अच्छा, मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है कि अगला पूरा हफ्ता मैं छुट्टी पर रहूँगी। हो सकता है 1-2 दिन ज़्यादा भी लग जाए। मुझे उम्मीद है आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मेरा मोबाइल चालू रहेगा। कहीं बाहर जा रही हैं आप? उसने ऐसे पूछा जैसे मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। मैंने कहा, नहीं रहूँगी तो यही कोर्ट की आखिरी तारीख है। शायद मेरा तलाक मंजूर हो जाए। फिर मैं कुछ दिन सुकून से रहना चाहती हूँ। तलाक कह, जैसे वह अपनी सीट से उछली हो। हाँ, इस उम्र में तलाक? वह कहने लगी। सॉरी मैम, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर तलाक की भी कोई उम्र होती है। सदियों से मैं रिश्ता ढोती आई हूँ। बेटी यूके में पढ़ने गई तो वहीं की होकर रह गई। मेरे पति और मेरी कभी बनी ही नहीं, और अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि खाना भी बाहर से ही आता है। मैं थक गई यह सब निभाते निभाते, और जब से बेटी ने वहीं रहने का निर्णय लिया है, हमारे बीच का वह पुल भी टूट गया। कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से अपनी सीट से उठी और मेरी साड़ी के पल्लू से मेरे आंसू पोंछने लगी। फिर सामने पड़े गिलास से मुझे पानी पिलाया और मेरी पीठ पर स्नेह भरा हाथ रख दिया। बहुत देर तक वह यूं ही खड़ी रही। अचानक गमगीन होते माहौल को सामान्य करने के लिए मैंने 2-3 लंबी सांसें ली और फिर अपनी थर्मस से चाय लेकर 2 कपों में डाल दी। उसने चाय का घूंट भरते हुए धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैम, मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ। मैं आपके बारे में ना कुछ जानती हूँ और ना ही जानना चाहती हूँ, पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि कुछ गलतियाँ आपकी भी रही होंगी, पर हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। हमारा अहम जो सामने आ जाता है। हो सकता है आपको तलाक मिल भी जाए। आप
स्वतंत्रता चाहती हैं, वह भी मिल जाएगी। पर फिर क्या करेंगी आप? सुकून तो मिलेगा ना? जिंदगी अपने ढंग से जीऊंगी। अपने ढंग से जिंदगी तो आप भी जी रही हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, अपना काम करने के लिए एक प्रतिष्ठित कंपनी की बॉस हैं। फिर कहकर वह चुप हो गई। उसकी भाषा तख्त पर शीर्ष थी। मैं एकदम सकपका गई। वह बेबाक बोलती जा रही थी। मैंने झल्लाक कर तेज स्वर में पूछा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम मेरी वकालत कर रही हो, मुझसे तर्क वितर्क कर रही हो, मेरा हौसला बढ़ा रही हो या पुनः नर्क में धकेल रही हो? मैम, वह धीरे से पुनः शिष्ट भाषा में बोली, एक अकेली औरत के लिए, वह भी तलाकशुदा के लिए, अकेले जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है, यह कैसे बताऊं आपको? पहले आपके पास पति से खुशियां बांटने का मकसद रहा होगा, फिर बेटी और उसकी पढ़ाई का मकसद, फिर लड़कर अलग होने का मकसद, और अब जब सब झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी तो क्या मकसद रह जाएगा? आगे एक अकेली वीरान जिंदगी रह जाएगी। कहकर वह चुप हो गई और प्रश्नसूचक निगाहों से मुझे देखती रही। फिर बोली, मैम, आप कल सुबह यह सोचकर उठना कि आप स्वतंत्र हो गई हैं, पर आपके आसपास कोई नहीं है, ना सुख बांटने को, ना दुख बांटने को, ना कोई लड़ने के लिए, ना झगड़ने के लिए। फिर आप देखना, सब सुख सुविधाओं के बाद भी आप अपने आप को अकेला ही पाएंगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कहना चाहती हैं। मेरे चेहरे पर कई रंग आ रहे थे, परंतु एक बात तो ठीक थी कि तलाक के बाद अगला कदम क्या होगा, यह मैंने कभी ठीक से सोचा न था। मैम, मैं अब चलती हूँ, बाहर कई लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। जाने से पहले एक बार फिर से सलाह दूंगी कि इस तलाक को बचा लीजिए। कह वह वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पुनः उसकी बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरी सोच का दायरा अभी तक केवल तलाक तक सीमित था। उसके बाद उस पूरी रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। सुबह सुबह काम वाली बालकनी में चाय रख कर चली गई। मैंने सामने वाली कुर्सी खींचकर टांगे पसारी और फिर भूत के गर्भ में चली गई। किसी ने ठीक ही कहा था कि या तो हम भूत में जीते हैं या फिर भविष्य में। वर्तमान में जीने के लिए मैं तब घर वालों से लड़ती रही और आज उससे अलग होने के लिए, पापा को मनाने के लिए इसके बारे में झूठ सच का सहारा लेती रही। उसकी जॉब और शिक्षा के बारे में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती रही और आज उस पर उल्टे सीधे लांछन लगाकर तलाक ले रही हूँ। तब उसका तेज तर्रार स्वभाव और खुलकर बोलना मुझे प्रभावित करता था और अब वही चुभने लगा है। तब उसका साधारण कपड़े पहनना और सादगी से रहना मेरे मन को भाता था और अब वही सब मेरी सोसाइटी में मुझे नीचा दिखाने की चाल नजर आता है। तब भी उसकी जॉब और वेतन मुझसे कम थी और आज भी है। ऐसा भी नहीं है कि पिछले 25 साल हमने लड़ते झगड़ते गुजारे हो। कुछ सुकून और प्यार भरे पल भी साथ साथ जरूर गुजारे होंगे। पहाड़ों
नदियों और समुद्री किनारों के बीच हमने गृहस्थ की नींव भी रखी होगी। अपनी बेटी को बड़े होते भी देखा होगा और उसके भविष्य के सपने भी संजोए होंगे। फिर आखिर गलती हुई कहाँ? मैं सोचती रही गई, अपनी भूली बिसरी यादों के अंधेरे गलियारों में। मुझे इस तनाव का सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। जहाँ तक मुझे याद आता है, मैं बेटी को 12वीं कक्षा के बाद यूके भेजना चाहती थी और मेरे पति यहीं भारत में पढ़ाना चाहते थे। शायद उनकी यह मंशा थी कि बेटी नजरों के सामने रहेगी, मगर मैं उसका भविष्य विदेशी धरती पर खोज रही थी और अंततः मैंने उसे अपने पैसों और रुतबे के दम पर बाहर भेज दिया। बेटी का मन भी बाहर जाने का नहीं था, पर मैं जो ठान लेती करती, उससे मेरे पति को कहीं भीतर तक चोट लगी और वह और भी उग्र हो गए। फिर कई दिनों तक हमारे बीच अबोला पसर गया। हमारे बीच की खाई फैलती गई। कभी वह देर से आता तो कभी नहीं भी आता। मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की और अंत में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बेटी विदेश क्या गई, बस वहीं की हो गई। फिर वहीं पर एक विदेशी लड़के से शादी कर ली। कोई इजाजत नहीं, बस निर्णय मेरी तरह। उस रात हमारा जमकर झगड़ा हुआ। उसका गुस्सा जायज था। मैं झुकना नहीं चाहती थी, न जीवन में झुकी हूँ और न ही झुकूंगी। वही सब मेरी बेटी ने भी सीखा और किया। नतीजा तलाक पर आ गया। मैंने ताना दिया था कि इस घर के लिए तुमने किया ही क्या है? तुम्हारी तनख्वाह से तो घर का किराया भी नहीं दिया जाता। तुम्हारे भरोसे रहती तो जीवन घुट घुट कर जीना पड़ता। और इतना सुनना था कि वह गुस्से से घर छोड़कर चला गया। अब सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने उस पर कई झूठे इल्जाम लगाए, जिनसे उसका बच पाना संभव नहीं था। मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और अब उसका अंतिम फैसला कल आना था। उसके बाद सब कुछ खत्म। परंतु नीलिमा ने इस बीच एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया, जो मेरे कलेजे में बर्फ बन कर जम गया। पर अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, होने वाला था। बस मेरे कोर्ट में हाजिर लगाने भर की देरी थी। मेरे पास आज भी दो रास्ते खुले थे। एक रास्ता कोर्ट जाता था और दूसरा उसके घर की तरफ, जहां वह मुझसे अलग होकर चला गया था। कोर्ट जाना आसान था और उसके घर की तरफ जाने का साहस शायद मुझ में नहीं था। मैंने कोर्ट में उसे इतना बेइज्जत किया, ऐसे ऐसे लांछन लगाए कि वह शायद ही मुझे माफ करता। मैं अब भी ठीक से निर्णय नहीं ले पा रही थी। हार कर मैंने पुनः नीलिमा से मिलने का फैसला किया, जिसने मेरे शांत होते जीवन में पुनः उथल पुथल मचा दी थी। मैं उस दोराहे से अब निकलना चाहती थी। मैंने कई बार उसे आज फोन किया, परंतु उसका फोन लगातार बंद मिलता रहा। आज रविवार था, अतः सुबह सुबह वह घर पर मिला ही जाएगी सोच मैं उसे मिलने चली गई। मेरे पास स्टाफ के घर का पता और मोबाइल नंबर हमेशा रहता था, ताकि किसी आपातकालीन समय में उनसे संपर्क कर सकूं। वह एक 3 मंजिला मकान में रहती थी। मैम, आप मुझे देखते ही वह एकदम सकपका गई। सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक नहीं है, मैं बड़ी उदासी से बोली। वह मेरे चेहरे पर परेशानी के भाव देख रही थी। मैं बिखर कर बोली,
तुम्हारी कल की बातों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। वह हतप्रस्त सी मेरे चेहरे की तरफ देखती रही। क्या मैं कुछ देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? हाँ मैम कहकर वह दरवाजे के सामने से हट गई। आइए ना। सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए आ गई। मैं क्या करती, लगातार तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी पर स्विच ऑफ आता रहा। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं आ गई। कहते कहते मैं बैठ गई। ड्राइंग रूम के नाम पर केवल 4 कुर्सियां और एक राउंड टेबल, कोने में अलमारी और कंप्यूटर रखा था। घर में एकदम खामोशी थी। वह मुझे वहां बैठा कर बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। थोड़ी देर में वह एक ट्रे में चाय और थोड़ा नमकीन रख कर ले आई और सामने की कुर्सी पर बैठ गई। हम दोनों ही शांत बैठी रही। मुझे बात करने का सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। चुप्पी तोड़ते हुए मैंने कहा, मैंने सुबह सुबह आप लोगों को डिस्टर्ब किया, सॉरी। आपका पति और बेटा कहीं बाहर गए हैं क्या? बड़ी खामोशी है। वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैंने कोई गलत बात पूछ ली हो। फिर नजरें नीची करके बोली, मैम, ना मेरा कोई पति है ना बेटा। मुझे पता नहीं था कि मेरा यह राज इतनी जल्दी खुल जाएगा। कहकर वह मायूस हो गई। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। मेरे पास शब्द नहीं थे कि अगला सवाल क्या पूछूं। मैं तो अपनी समस्या का हल ढूंढने आई थी और यहाँ तो फिर भी हिम्मत करके पूछा, तो क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? हुई थी, मगर 6 महीने बाद ही मेरे पति एक हादसे में गुजर गए। एक मध्यम वर्गीय लड़की जिसके भाई ने बड़ी कठिनाई से विदा किया हो और ससुराल ने निकाल दिया हो, उसका वजूद क्या हो सकता है? कहते कहते उसकी आवाज टूट गई। चेहरा पीला पड़ गया, मानो वही इस हालात की दोषी हो। जवान अकेली लड़की का होना कितना कष्टदायी होता है, यह मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। हर समय घूरती नजरों का सामना करना पड़ता है। तो फिर तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? कोशिश तो की थी पर कोई मन का नहीं मिला। अपनी जिंदगी के फैसले हम खुद नहीं करते, बल्कि बहुत सी स्थितियां करती हैं। अकेली लड़की को ना कोई घर देने को तैयार है, ना पेइंग गेस्ट रखना चाहता है। मेरी जिंदगी के हालात बहुत बुरे हो चुके थे। हार कर मैंने मिसेज खन्ना लिबास ओढ़ लिया। कोई पूछता है तो कह देती हूँ पति दूसरे शहर में काम करते हैं। हर साल 2 साल में घर बदलना पड़ता है और कभी कभी तो 6 महीने में ही, क्योंकि पति नाम की वस्तु मैं खरीद कर तो ला नहीं सकती। आपसे भी मैंने झूठ बोला था। पार्टियां, कचौरियां, बच्चे, सब झूठ था। अब आप चाहे रखे चाहे निकाले। कहकर वह नजरें झुकाए रोने लगी। मेरे पास कोई शब्द नहीं था। बड़ा मुश्किल है मैडम अकेले रहना। यह इतना आसान नहीं है जितना आप समझती हैं। भले ही आप कितनी भी सामर्थ्यवान हो, कितना भी पढ़ी लिखी हो, समाज में कैसा भी रुतबा क्यों ना हो, आप दुनिया से तो लड़ सकती हैं, पर अपने आप से नहीं। तभी तो मैंने कहा था कि आप अपनी जिंदगी से समझौता कर लीजिए। मेरा तो सारा वजूद ही डगमगाने लगा। मुझे जहाँ से जिंदगी शुरू करनी थी, वह सच तो मेरे सामने खड़ा था।
अब इसके बाद मेरे लिए निर्णय लेना और भी आसान हो गया। मेरे लिए यहाँ बैठने का अब कोई औचित्य भी नहीं था। जब आगे का रास्ता मालूम न हो तो पीछे लौटना ही पड़ता है। मैं भरे मन से उठकर जाने लगी तो नीलिमा ने पूछा, मैम आपने बताया नहीं, आप क्यों आई थी? नहीं बस यूं ही। मैंने डबडबाती आंखों से उसे देखा। वह मुझे मन से पूछने लगी, आपने बताया नहीं मैं कल से काम पर आऊं या? और हाथ जोड़ दिए। पता नहीं उस एक लम्हे में क्या हुआ कि मैं उसकी सादगी और मजबूरी पर बुरी तरह रो पड़ी। न मेरे पास कोई शब्द सहानुभूति का था और न ही सांत्वना का। इन शब्दों से ऊपर भी शब्द होते तो आज कम पड़ जाते। एक क्षण के लिए काठ की मूर्ति की तरह मेरे कदम जड़ हो गए। मैं अपने घर आकर बहुत रोई। पता नहीं उसके लिए या अपने अहम के लिए, और कितनी बार रोई। शाम होते होते मैंने बेहद विनम्रता से अपने पति को फोन किया और साथ रहने की प्रार्थना की। बहुत अनुनय विनय की। शायद मेरे ऐसे व्यवहार पर पति को तरस आ गया और वह मान गए। और हाँ, जिसने मुझे तबाही से बचा लिया उसे मैंने एक अलग फ्लैट लेकर दे दिया। अब वह मिसेस खन्ना का लिबास नहीं ओढ़ती। नीलिमा और सिर्फ नीलिमा। उसके मुझ पर बहुत एहसान है। चुका तो सकती नहीं पर भूलूंगी भी नहीं।